चलो भाई, क्लास तो मजे मजे पढ़ते हैं, बच्चे हैं कम। तुम लोगों के एग्जाम कब से हैं बेटा? 19 से। 19 19 से। अरे टॉपिक का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। टॉपिक क्या था अपने पास? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक की, चैप्टर हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। चलो भाई, तो इसे हम लोग क्या है कंटिन्यू करते हैं। अच्छे से बढ़िया रिजल्ट निकालना है एकदम, ठीक है। थैंक यू तनिष्का। चलो, अब जो नहीं आए सो नहीं आए, हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। टॉपिक डालो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, बॉन्डिंग के बेस पे लिगेंड्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसे समझ के चलना, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो अपने पास एक मेटल है और एक लिगेंड है। लिगेंड के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लिगेंड से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो लिगेंड क्या करेगा, अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा, यही तो करता है। मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को, सॉरी लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करेगा। और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। अब दो केसेस है, बहुत ध्यान सुनना। एक तो बेटा, अगर आपका मेटल मान लो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरा अगर आपका मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मान लो कहीं पे मेटल है, उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और कहीं पे कोई मेटल है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। बहुत ध्यान सुनना बेटा। तो मुझे बताओ, अगर किसी मेटल के ऊपर +7 चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका यही तो मतलब हुआ। यस सर। यस सर। इसका मतलब हुआ कि वाला मेटल कैसा, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है। +7 का मतलब क्या कि 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोशन से तुमने निकाल दिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड क्या करेगा, अपने लोन पर भैया डोनेट करेंगे, और इनके साथ क्या करेंगे, लिगेंड जो जितने भी हैं वो बॉन्ड बना लेंगे। डिपेंड करता है कि कैसी ज्योमेट्री बन रही है, टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल, एक्स वाई जेड जो भी, ठीक है। अच्छा, बट इन दिस केस यहाँ पे क्या है कि मेटल के ऊपर -1 चार्ज है। इसका मतलब क्या, तुम्हारा मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ बेटा? नो सर। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कैसा है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, सॉरी मेटल तुम्हारा ऑलरेडी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये वाला मेटल आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। वो बात अलग है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। ये तुम्हारा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन इसके पास क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा है, तो क्या होगा कि लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब वही वाली बात हो गई यार, कि मान लो आकाश के यहाँ आज खाना बहुत अच्छा बना। अब आकाश शाम को खाना खा चुका है, और उसके बाद मान लो उसे और अच्छी कोई डिश मिल गई, तो उसने कहा कि खा लो, देखी जाएगी। मतलब पेट भरा है बट जबरदस्ती खाया पड़ा है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उसे वोमिटिंग हो जाएगी, अगर इतना ज्यादा आप खाओगे। आकाश का एग्जाम्पल हटा दो, अपना बच्चा यार, उसका नाम ले, किसी और ले लो, कोई भी XYZ। मान लो कोई भी अगर ओवर ईटिंग करता है, जस्ट बिकॉज उसे ऐसा लग रहा है कि भाई उसके पेट में जगह है, चलो खा लो खा लो खा लो, फिर क्या होगा, जब ओवर ईटिंग करोगे तो ऑब्वियसली बात, एक टाइम के बाद क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगी। तो लिगेंड ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। मेटल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ, तो मेटल कह रहा आने दो यार, आने दो, देखी जाए। इन्होंने क्या करा, लिगेंड से क्या करा, इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब क्योंकि मेटल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मेटल क्या करेगा, इस लिगेंड को वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, वोमिटिंग कर देगा। वही वाली बात है कि जब ज्यादा खा लो तो वोमिटिंग करना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, मेटल के पास जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को वापस से लिगेंड को देने लगा। और इस चीज को बोलते हैं बेटा बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसे, बैक बॉन्डिंग। या फिर इसी चीज को हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से।
ठीक है, तो इससे हमें ये हमें पता चला कि बेटा दो टाइप के लिगेंड है, एक जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं, इन्हें बोलते हैं सिग्मा डोनर। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा डोनर। डोनर, डोनर नहीं, डोनर। ठीक है, एक तो ऐसे लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मेटल को डोनेट करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? सिग्मा डोनर बोलेंगे। एट द सेम टाइम कुछ लिगेंड क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर ज्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करता है? फिर से डोनेट करता है, तो लिगेंड क्या करते हैं? वापस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो पहले सिग्मा को डोनेट करें और बाद में मेटल से इलेक्ट्रॉन वापस से ले ले, इन्हें बोलते हैं सिग्मा डोनर। तो ये है ही, क्योंकि उन्होंने अपने सिग्मा को डोनेट किया। फिर क्या करते हैं? ये अपने पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को वापस से ले लेते हैं। तो ये सिग्मा डोनर भी होते हैं और ये पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। क्या होते हैं? पाई एक्सेप्टर। तो ऐसे लिगेंड, एक तो लिगेंड कौन सा होगा? जो सिर्फ सिग्मा को डोनेट कर रहा है, मतलब अपने लोन पेयर को सिर्फ मेटल को दे रहा है, जब मेटल तुम्हारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये वाले केस में हो। ठीक है, ये क्या होगा? सिग्मा डोनर। दूसरी चीज, ऐसे तुम्हारे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं मेटल को, लेकिन क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मेटल जो है वो कैसा है? वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मेटल क्या करेगा? वापस से इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देगा। तो ऐसे लिगेंड जो पहले सिग्मा को दे रहे हैं, वापस से अपने पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले भी रहे हैं, उन्हें बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। तो दो टाइप के तुम्हारे लिगेंड हो गए, एक तो सिग्मा डोनर और एक कैसे तुम्हारे? सिग्मा डोनर तो है ही, साथ में कैसे पाई एक्सेप्टर भी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? क्या यहाँ तक Yes. आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऐसा है, सिंपल सी बात है। लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के लिगेंड है। एक जो सिग्मा को डोनेट करेंगे, सिग्मा को डोनेट करेंगे का मतलब क्या हो गया? कि भैया अपना जो लोन पेयर है उसे क्या करेंगे? मेटल को डोनेट कर देंगे। और दूसरे लिगेंड वो जो सिग्मा डोनेट भी करेंगे और पाई अपने पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेंगे, उन्हें बोलते हैं सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। तो इसे हम दो टाइप से क्लासिफाई कर दे रहे हैं। एक तो आपके क्लासिकल लिगेंड, ठीक है, एक हो गया आपके क्लासिकल लिगेंड, और ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते। क्लासिकल लिगेंड और दूसरे होते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड, एक हो गया क्लासिकल लिगेंड, दूसरा नॉन क्लासिकल लिगेंड। भाई क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं? एफ निगेटिव, ओ एच निगेटिव, H2O हो गया आपका, ठीक है, अमोनिया हो गया आपका NH3, देन आपका NH2 निगेटिव हो गया, देन आपका NH2 निगेटिव हो गया, फिर आपका N3 निगेटिव हो गया और आपका ETC, मतलब कि X। ये आपके कैसे हैं? ये आपके क्लासिकल लिगेंड है। अच्छा दूसरी बात, भैया जो नॉन क्लासिकल लिगेंड है वो भी आपके क्या होंगे? दो टाइप के होंगे। ठीक है, वो भी आपके दो टाइप के होंगे। एक तो भैया सिग्मा डोनर, एक सिग्मा डोनर, और पाई एक्सेप्टर भी होंगे। एक जो क्या होंगे? सिग्मा को डोनेट भी कर रहे हैं और पाई को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पाई एंटी मॉडी, तुम लोगों ने एमओटी पढ़ी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्यों चंगोगु? Yes, sir. तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। एक होते हैं तुम्हारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होते हैं तुम्हारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो तुम्हारे पाई एक्सेप्टर कौन से लिगेंड होंगे? जो अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, उन्हें बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, एक्सेप्टो लिख दिया मैंने, एक्सेप्टर। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद एक होते हैं कि जो तुम्हारे क्या करेंगे? पाई को भी डोनेट करेंगे, पाई डोनर होते हैं, और पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। एक्सेप्टर मतलब एक क्या सिग्मा डोनर डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, बट दूसरे क्या है कि सिग्मा को ही मतलब पाई को ही डोनेट कर रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो उनके उन्हीं को डोनेट कर रहा है, मतलब डबल बॉन्ड को, और पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल्स है वो हम लिख रहे हैं, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? होते हैं तो आप ये वाले इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना, वो वाले चाहो तो ना भी करना, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर ना, ये वाले कर लेना। ठीक है, एक तुम्हारे पास CO हो गया, तुम्हारे पास CN हो गया, तुम्हारे पास NO पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, और एक तुम्हारे पास हो गया RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और एक होगा PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, PPH3, और ये हो गया तुम्हारे पास बेटा PF3। ठीक है, ठीक, एक तो ये हो गया, और दूसरे तुम्हारे पास पाई डोनर कौन कौन से हो गए? एक तो तुम्हारे पास एल्कीन हो गया बेटा, एल्कीन, दूसरा आपका बेंजीन हो गया C6H6, तीसरा तुम्हारे पास साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनायन हो गया, CP जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, याद होगा तुम लोगों को। एक तुम्हारे पास ये हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CP लिखते हैं। CP का मतलब साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनायन। ठीक है, अच्छा, और एक और तुम्हारे पास, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H5 निगेटिव, या सिर्फ C5H5। ठीक है, ये नोट करो जल्दी से बेटा। ये क्या करते हैं?
ये डोनेट देयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या करते हैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करते हैं सिर्फ। ये क्या करते हैं, इनका लिख लो एक बार बेटा, ठीक है। ये क्या करते हैं, डोनेट देयर लोन पेयर एंड एक्सेप्ट इन पाई ऑर्बिटल। तुम्हें अगर ये चीज ना समझ में आई हो तो मुझे बताओ, हम तुम्हें इसका एक एग्जांपल देके एमओटी डायग्राम बना के समझा दें। सर एक बार रिपीट कर दो। नहीं, पहले तुम इतना नोट कर लो, इसी चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। पहले से नोट करो तुम लोग जल्दी से, ओके सर, थैंक एमओटी यू। डायग्राम बना के समझाते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो बस बेटा आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, डोंट वरी। आकाश भाऊ समझ में आ रहा है? यस सर। चलो उज्जवल बेटा आपको? यस सर। ठीक है, चलें आगे। यस सर। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले हम तुम्हें ये नोट मत करना, चाहो तो इसे अब जो हम करा रहे हैं चाहो तो इसे रफ पे करना, अदरवाइज आप चाहो तो मत करो नोट, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे हटके चीज है, पर हम तो समझा देते हैं क्या है। जैसे अगर हम तुमसे कहेंगे यार कार्बन मोनोऑक्साइड का आप बताओ कैसे क्या होगा। मान लो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपने लोन पेयर को किसे दिया, मेटल को दिया, यही तो हुआ। अब मेटल वापस से इसे देगा, अगर अगर मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस से इसे देगा, तो ये कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, कैसे लेगा, वो हम तुम्हें बताते हैं। देखो तो यार अगर हम बात करें कार्बन की, तो भैया देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हम इसे क्या लिखेंगे 1s 2s 2p, यानी कि 2 2 4 और 2 6, ठीक, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कैसे लिखेंगे हम लोग इसे, लिखेंगे 1s2 एंड 2s2 एंड 2p4, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको इसका एमओटी डायग्राम आता है बनाना तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो 1s वाले तो हम लिख ही नहीं रहे, हम 2s से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम 2s इसका उठाते हैं और 2s उठाते हैं इधर, ठीक है। ये कौन से हैं, ये तुम्हारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। ये किसका ले ले, कार्बन ले लो, इधर इधर ले लो ऑक्सीजन, ठीक है। इसके 2s में बेटा कितने हैं, 2, इसके भी 2s में कितने, 2, तो ये कितना, ये भी तुम्हारा 2s2 है कार्बन का, और ये भी तुम्हारा क्या बना रहा है 2s2 बना रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाले में, 2 इसमें 2 इसमें, तो ये कौन से हैं, तो यार क्या बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये कौन सा है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गया और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4, तो हम कैसे करेंगे होम रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये तो बन गया 2s वाला। अब मैं कह रहा हूँ 2p का बनाओ, जब आप 2p का बनाओगे तो 2p के इसमें भी कितने, इसमें कितने 2, इसमें कितने 4, तो 2p का बना लो बेटा, ठीक है। 2p इधर और इधर भी 2p, ये 2p किसका है, ये कार्बन का, ये किसका है, ये ऑक्सीजन का। इसके 2p में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2p में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 1 2, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 1 2 3 और एक चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो बात यह है कि बेटा ये तो तुम्हारे कौन से हो गए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इनके फिर कितना बनेंगे 2, मतलब तुम्हें अगर इसका नहीं पता तो बता दें, इसमें क्या होता है कि पाई वाला तुम्हारा कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक है। पाई वाला तुम्हारा आता है यहाँ पे नीचे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास सिग्मा, क्योंकि तुम्हें पता होगा ठीक है। देखो सिग्मा 2 पीरियड नीचे रहता है यार, है ना, मैंने गलत कर दिया, आई थिंक हाँ ये गलत बना दिया, हाँ सही तो सही है सही है सही है। देखो तो ये तुम्हारे कौन सा हो गया, ये तुम्हारा बॉन्डिंग हो गया बेटा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये भी तुम्हारा कौन सा हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ देखना जरा बेटा, देखो भाई ये भी तुम्हारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। भाई देखो पी की अगर बात करें तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक तुम्हारे पास पी एक्स होता है, एक तुम्हारे पास पी वाई होता है, एक तुम्हारे पास पी जेड होता है। तो पी एक्स और पी वाई इन्हें ये क्या होते हैं, ये पाई पाई टू पी एक्स होते हैं, पाई टू पी वाई होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पाई ये पाई वाले नीचे रहता है, सिग्मा वाला ऊपर रहता है। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी तुम्हारा क्या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये सिग्मा स्टार हो जाएगा, ये पाई स्टार हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, पहले इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2 इसमें और 4 इसमें, 4 और 2 टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन भरो, कैसे भरेंगे 1 2 3 4
5 और 6। अब देखो इसका पाई वाला जो है वो भी खाली है, सिग्मा वाला जो है वो भी खाली है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल इन्होंने क्या करा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये मेटल है, तो मेटल को पहले इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन पहले दिया। अब मेटल के पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप बताओ मेटल इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, पहले पाई वाले में तो देगा बेटा, ये तुम्हारा पाई टू पी एक्स है, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। पता नहीं तुम लोगों ने एमओटी पढ़ी है तभी तुम्हें समझ में आएगा, अदरवाइज आएगा भी नहीं। ये वाले ऑर्बिटल कौन से होते हैं, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई होते हैं, और ये क्या होता है, सिग्मा टू पी जेड स्टार। स्टार क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, ये भी पाई टू पी एक्स स्टार हो जाएगा, पाई टू पी वाई स्टार हो जाएगा। तो अब अगर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो जो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को देगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड उन इलेक्ट्रॉन को रखेगा तो ऑर्बिटल में, तो कौन से ऑर्बिटल में रखेगा, ये कौन से ऑर्बिटल है, ये पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई है, इसलिए इन्हें बोला जा रहा है कि पाई एक्सेप्टर, ये पाई में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये देखो इसलिए इन्हें एक्सेप्टर बोला जा रहा है। कौन सा, पाई एक्सेप्टर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि हुंड रूल के अकॉर्डिंग पहले तुम इसे थोड़े ना भर दोगे, पहले तुम पाई वाले भरोगे, पहले हम क्या भरेंगे, ये वाले भरेंगे, फिर उसके बाद ये वाला भरेंगे। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं कि भैया कैसा लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। मतलब ये कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कहां लेगा, अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही तो लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं खोपड़ी खोपड़ी बैठा लेगा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो रखेगा। तो कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल इसका है, जब इसकी कंप्लीट बॉन्डिंग है तो इसका पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वही तुम्हारे पास इसके फ्री है, तो ये क्या करेगा, उसी में इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये थी कहानी, बताओ समझ में आया इसे पाई पाई एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बस सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तुम लोगों को एमओटी आती है कि नहीं आती, पहले ही बताओ, एमओटी पढ़ी है तुम लोगों ने, Yes, sir. Yes, तुम लोगों के sir. डायग्राम वगैरह तो आते होंगे बेटा। Yes, sir. ये तो है नॉन बॉन्डिंग Yes, इलेक्ट्रॉन sir. बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये नॉन सॉरी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर ये दोनों कैसे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये फिर क्या है, एंटी बॉन्डिंग। और ये वाले तुम्हें पता होगा कि जब तुम्हारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रो लिगेंड होते हैं, हेट्रो एटॉमिक एटम होते हैं, मतलब एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके लिए क्या होता है, पाई नीचे आता है सिग्मा ऊपर, और यहाँ पे क्या फिर से पाई नीचे सिग्मा ऊपर, तो पाई वाले नीचे रहते हैं। इसलिए अब जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई में देगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पाई एक्सेप्टर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब मेटल इलेक्ट्रॉन वापस से दे रहा है ये कौन से ऑर्बिटल में ले रहा है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ले रहा है, इसलिए इसे हम लोग पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। अब बताओ इतनी बात क्लियर हुई। Yes, sir. ठीक है, अब वैसे तो ये हमने बहुत ज्यादा लंबा So, लंबा था नहीं, बस सिंपली तुम इसे याद कर सकते हो, बट तुम्हारे दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम उसे समझा पाओगे, बताओ समझा पाओगे कि नहीं। yes, sir. ठीक है, और एक और बात सुनो, मेटल जब वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉन्ड बनाएगा तो इनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ जाएगी कि नहीं, बताओ। देखो ऐसे समझो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये मेटल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसने क्या करा, लोन पे डोनेट करे पहले मेटल को। अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये फिर से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, अभी क्या था यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड था, अब यहाँ पे कैसा करेक्टर आ गया, डबली बॉन्डेड करेक्टर आ गया। तो कहने का मतलब अगर तुम्हारी पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो उससे क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। क्योंकि पहले क्या करा, कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, फिर से समझो, पहले क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड ने लोन पर दी, एक बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसने क्या करा, फिर से इसे डोनेट कर दिया। पहले यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड था, अब कैसे आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। और तुम्हें बताओ, मुझे खुद ही बताओ तुम लोग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, कितनी होती है इसकी, 154 पिकोमीटर, ठीक है, या एंगस्ट्रॉम लिख लो, ठीक है। इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 133 एंगस्ट्रॉम, इसकी कितनी होती है 125 एंगस्ट्रॉम। यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, और सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो तुम समझ गए इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इससे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ भैया इनमें से कौन सा जो है उसकी मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम है, किसी मेटल कार्बन बॉन्ड ज्यादा, भी क्वेश्चन करवा ही देंगे तुम्हें, ठीक है। चलो इसी चीज को एक बार लिख लो, फिर से सुनो एक बार हम क्या कह रहे हैं, मेटल ने और लीगेंड ने, पहले लीगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल को, बॉन्ड बना कहाँ, फिर क्या करा, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से डोनेट करा, तो इनके बीच में ये बॉन्डिंग हुई, इसे क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग, या फिर क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इसका एक डायग्राम बना लो छोटा सा जल्दी से, देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। क्या होता है, बस इतना होता है कि मेटल, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यही ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बेटा, इसके पास भी बॉन्ड है, देखो हमने क्या करा है, ऑर्बिटल को ऐसे बना लिया, तुम्हें पता ही है कि पी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है। ऐसे डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल शेप कैसी हो जाएगी, ऐसे,
होगी कि नहीं होगी बताओ। तो उन्हीं ऑर्बिटल को वैसे बना रहे हैं, ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं तुम्हें ऑर्बिटल के, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो ऐसे मेटल के पास क्या है, डी ऑर्बिटल, तो मेटल के डी ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो मेटल ने अपना ये वाला दिया और इसने अपना एक ये वाला दिया, मतलब कि पहले बात तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे, अब मेटल क्या कर रहा है, फिर से अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ये वही लोन पेयर है जो डोनेशन में गए हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग हुई इसे क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ऐसे इसके तुम बना लो, कार्बन के पास क्या होता है वो बना लो ऐसे, और ये ठीक है, इन पे लगा लो, क्या होगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, इनकी आपस में ऐसे इंटरेक्शन होगी। तो इतने दिन बाद तुम लोगों से मिलेंगे, कैसा लगेगा तुम लोग, अच्छा लगेगा। एक तुम्हारा डेली का रूटीन बना था पढ़ाई का, अब तुम अपने आप पढ़ोगे, क्यों भाई। पढ़ाई करते रहना, अगर बीच में कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है, क्योंकि अब वही वाली बात है, तुम्हारी क्लास होगी नहीं उस टाइम पे, तो मे बी आकाश अब हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बेचारा वो तो उसी से परेशान है, डाउट भेजते सब तो देखते ही नहीं। यार लिटरली बेटा, हम आपको बताएं, कल हम यहाँ, कल हमारी बुलंदशहर क्लास होती है, तो कल हम यहाँ से 11 बजे सुबह निकल गए, इनफैक्ट 11 बजे तो हम वहाँ पहुंच गए थे कालिंदी कुंज। हम यहाँ से निकल गए थे 10 बजे के आसपास। ठीक है, और रात में हम 10:30 पे घर आए हैं, और आज सुबह फिर से हम जो है 11 बजे ऑफिस पहुंच गए। अभी जस्ट घर पे आए, तुम्हारी क्लास लेंगे इसके बाद फ्री होंगे। बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा यार मतलब अभी फिलहाल के लिए। हाँ, देखो ये जो बॉन्ड बना कौन सा बना, पाई बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड जो बना कौन सा बना बेटा, सिग्मा बॉन्ड बना, ये बना तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड, वाला बना तुम्हारे पास पाई बॉन्ड। ठीक है, बस इसी चीज को मतलब शो करना था कि भैया कौन से सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कौन से पाई बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, या फिर तुम लोग पाई बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लेना। यार अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी, बढ़िया था एक क्वेश्चन, देखो दिमाग लगाओ, कर पाओगे क्या। क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कार्बन ऑक्सीजन लेंथ। कह रहा है बताओ कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ सब किसकी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम पूछा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, सुनते रहियो सुनते रहियो। देखो एक तो Mn CO6 पॉजिटिव, CrCO6, ठीक है, कह रहा है वेनेडियम CO6 पे नेगेटिव, और डी ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, कह रहा है ऑल हैव सेम, ऑल हैव सेम। यार ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ, फटाफट सब लोग जल्दी से, सब लोग कैसे कह रहे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, गिनती के 3 लोग जल्दी से करके दिखाओ फटाफट। चलो भाई आंसर आने लग गए। तनिष्का कह रही है कि सी, और आकाश कह रहे हैं ए। और हम बता दें कि तनिष्का का आंसर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, उज्जवल और तनिष्का ने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है। आकाश बेटा समझो एक बात पहले, भाई देखो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, देखो हम खुद ही बताते हैं, चलो चलो देख लो, क्या इसमें तुम्हारे पास पाई बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, क्यों,
देखो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल ग्रुप, ये कैसा लिगेंड है यार? ये न्यूट्रल लिगेंड है, जरा एक बार चेक करो, क्या ये न्यूट्रल लिगेंड है बेटा? ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अगर न्यूट्रल लिगेंड है दैट मीन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि Mn के ऊपर टोटल चार्ज कितना, जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, दैट इज यहाँ पे Mn+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और वेनेडियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमने बोला था पाई बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी यार? पाई बैक बॉन्डिंग वहां पर होगी जहां पे मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो क्या यहाँ पे मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1 में है बेटा। लोअर कहाँ कहाँ लोअर है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी नहीं है। बट भैया वेनेडियम जो -1 में है, तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये क्या करेगा? कार्बन Yes, sir. मोनोऑक्साइड को वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. यहाँ पे वेनेडियम -1 में है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर को भैया बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसे भेजेगा। पहले क्या करा? कार्बन मोनोऑक्साइड ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, अभी क्या करा? इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो मुझे बताओ, वेनेडियम और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. तो अगर इनके Yes, बीच में sir. डबल बॉन्ड बनेगा और कार्बन, अच्छा पहले तो एक स्ट्रक्चर बना के देखो, वेनेडियम और यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा होता है, और इसने क्या करा? एक लोन पेयर अपना इधर दे दिया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। अब ये क्या कर रहा है? ये इसके बीच में फिर से डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? अपने लोन पेयर से फिर से बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के 5 बॉन्ड बना लेगा बेटा? नहीं बना पाएगा, मतलब ये टूट के ऊपर चला जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा तुम्हें? ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे निगेटिव। मुझे बताओ, पहले सारे केसेस में देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, पर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अभी मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो छोटा बॉन्ड होगा, और अगर कार्बन Yes, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी छोटा होगा कि नहीं होगा? बताओ। yes, sir. दैट मीन कि Yes, अगर sir. यहाँ पे इन सब में क्या है? कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये छोटे होंगे, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। अगर डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ मतलब एज कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड ये बॉन्ड बड़ा होगा कि नहीं होगा? और यही तुमसे पूछा गया है कि किस केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बड़ा है। तुम्हारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा? Option C. ये वाला। ठीक है, तो हाँ, उज्जवल ने और क्या कहते हैं, तनिष्का ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आकाश बेटा समझ में आया? Yes, sir. तो अपना करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेनेडियम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन फिर से कार्बन को डोनेट करेगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, एक बॉन्ड तोड़ देगा, तो भैया कार्बन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। बताओ, इस टाइप Yes, के कर लो। sir. Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम तुम्हें और दे रहे हैं, आयु पैक के रह गए थे, इन्हें और बेटा कर लो, तो तुम्हारे आयु पैक वाला टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो। राइट आयु पैक नेमिंग, राइट आयु पैक नेमिंग। ठीक है, चलो भैया, हम नाम लिख रहे हैं, आप इनके नाम फटाफट बनाते जाओ। चलो, इन क्वेश्चंस के बेटा नाम लिख के दिखाओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आप क्या करो, इन क्वेश्चंस के नाम लिखो, जब होता जाए बताते जाना, एक साथ सारे नाम लिखो, फिर एक एक करके पूछते हैं। हो जाए तो बताओ जल्दी से।
पेंटा कार्बोनिल 0 पहले वाले का, ठीक है। सारे नाम बनाओ फटाफट, जल्दी सब लोग फटाफट सारे नाम बनाओ, इस वाले का इस पे स्टार बनाओ, इसे थोड़ा अच्छे से करके दिखाओ जल्दी से मुझे सब। तनिष्का ने लास्ट का आंसर क्या दिया है, विस बीटा 5 साइक्लोपेंटाडिल आयरन थर्ड। ओके, थर्ड क्यों होगा बेटा? मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका सही नहीं लग रही, बाकी बात चेक करके देखना। हाँ, सेकंड उज्जवल का नाम मुझे सही लग रहा है, बाकी सारे बनाओ, एक एक चौथा पांचवा बनाए, सारे बनाओ बेटा, एक बार सब लोग सारे बनाओ जो। हाँ तनिष्का आप सही है बेटा। ठीक है तनिष्का, चलो भाई अब देखते हैं इसके नाम। भाई देखो,
यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बोनिल कितने हैं? 5, तो हम क्या लिखेंगे? पेंटा। अरे यार गलत हो गया नाम, क्या गलत हुआ बताओ? आकाश ने पहले का बताया पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन बिल्कुल सही नाम है। दूसरा बताया उसने डेका, क्या लिखा है बेटा? डेका कार्बोनिल मैग्नीज, डेका कार्बोनिल मैग्नीज, ठीक है, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0। डेका का डी बेटा स्मॉल है, कैपिटल डी करना है। फिर अगले का बताया हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम फर्स्ट, ये भी सही है। फर्स्ट नहीं होगा बेटा, -1 होगा। फर्स्ट कैसे हो सकता है, सोच के देखो, क्योंकि इक्वल में -1 है तो -1 ही होगा। और अगला बताया है, हाँ -1 होगा, बिल्कुल सही। बिस बेंजीन क्रोमियम 0, सही है, सारे ही नाम सही तुम लोगों के। भाई देखो इसमें क्या है, बस यहाँ पे पी कैपिटल करो। अब इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा पेंटा, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है। इसका बिल्कुल सही है, डेका कार्बोनिल, डेका कार्बोनिल मैग्नीज 0, ये भी सही है। इसका भैया, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। और इसमें वेनिडियम नहीं लिखेंगे, वेनिडेट लिखेंगे बेटा। तो यस नाम सर। कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है ना, इसे वेनिडियम नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे वेनिडेट। और ब्रैकेट में -1, -1। ठीक है, क्योंकि इसके -1 है। इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम बिल्कुल सही बताया तुम लोगों ने, बिस बेंजीन, या फिर पाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाई बॉन्डिंग ही होती है। बिस बेंजीन, देन उसका क्या लिखेंगे? क्रोमियम 0, ठीक है। इसका नाम भी सही बताया बच्चों ने, बिस साइक्लो, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। और बेटा देखो, एक C2H, एक C5H5 पे अगर हम बात करें, एक C5H5 की, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी, कैसी है? -1 चार्ज होगा, 2 पे कितना हो जाएगा? -2, उधर जाएगा +2, पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयरन। 2 पहले आयरन, आयरन के बाद क्या लिखेंगे? 2। 2। ये इसकी करेक्ट नेम होंगे सारे, ठीक है। आई होप तुम लोगों को नाम समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ हिस्टोरिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ थ्योरीज बताई हैं, उन्हें हम लोग अब एक एक करके देख लेंगे। पहले बताओ, इतना नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक है, चलो। अब आप क्या डालो, देखो हिस्टोरिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरीज, हिस्टोरिकल थ्योरीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंड स्लाइड, ओके। सेकेंड स्लाइड ये वाली, पहली ये हो गई, दूसरी ये वाली। आकाश, Yes, sir. Done, sir. ठीक है, थैंक यू तनिष्का। ठीक है, तो हिस्टोरिकल थ्योरीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कहानी रहेगी, ठीक है। तो इसकी कुछ हिस्टोरिकल थ्योरीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, सम हिस्टोरिकल थ्योरीज। देखो हम तो पहले समझा देते हैं, फिर लिखवाते हैं, ठीक है भाई। जो एक साइंटिस्ट थे वर्नर, जिन्होंने 1931 में सबसे पहले बताया था, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1931 में मिला था शायद। हाँ, इन्हें 1931 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बोला था कि भाई जो भी आपका मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे मान लो कोई भी मेटल है, उससे लिगेंड लगे हुए हैं,
और ये कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें पता है ये कैटायन रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, एनायन रहता है। तो जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, बोले उसकी दो टाइप की वैलेंसी होंगी, ठीक है, दो टाइप की वैलेंसी होंगी। एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होगी भैया सेकेंडरी वैलेंसी। समझ गए? मतलब जितने भी तुम्हारे पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी टू टाइप्स की वैलेंसी होंगी, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? इन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी जो मेटल की होगी वो क्या होगी, और कुछ नहीं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इन्होंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ध्यान रखना। मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें तो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। बस बात खत्म। मतलब तुम्हारे जो वर्नर थे उन्होंने क्या बोला कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की दो टाइप की वैलेंसी होंगी, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। चलो अब जरा इसे समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका भैया बस इतना सा मतलब हुआ कि जैसे अगर हम बोले कि Cu NH3 का होल 5 फॉर एग्जाम्पल Cl, और यहाँ पे SO4। तो भाई देखो, एक तो तुम क्या करो, इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो जो इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कॉपर यानी एक्स, नाइट्रोजन तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है, कितने नाइट्रोजन है, 5 जीरो। क्लोरीन पे चार्ज बेटा कितना होता है, -1, प्लस SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2। इक्वल में क्या करेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं तो जीरो, ठीक है। अच्छा तो एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हटा के सीधे लिख के देते हैं ना, एक्स -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो भाई अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो तुम लोग बताओ यहाँ पे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जल्दी से। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर? फिर 6। 6, क्योंकि यहाँ पे 5 अमोनिया है और एक क्लोरीन है। ध्यान रखना, क्लोरीन को ऐसा करो काउंट ही ना करो। हमने क्या बोला था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के जो कुछ भी प्रेजेंट है वो आपका लिगेंड ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल हो गया कॉपर, मेटल को छोड़ के जो भी प्रेजेंट है, 5 अमोनिया और एक क्लोरीन, तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी इसकी हो गई 6। तो बताओ समझ में आया क्या कह रहे हैं, थ्योरी समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes. इसका मतलब ये हुआ कि वर्नर ने सिर्फ इतनी बताया कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की दो टाइप की वैलेंसी होंगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या हो गया कि उसका जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब हो गया उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, इसे लिख लो जल्दी से। अगर समझ में ना आए बताओ, रिपीट कर दूंगा। समझ में आ गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे, देखो अकॉर्डिंग टू वर्नर, ठीक है, metals have two types of valency। ठीक है, वर्नर के अकॉर्डिंग दो टाइप की वैलेंसी होती हैं। एक कौन सी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, और एक होती है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है भैया, दो टाइप की वैलेंसीज है, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट कर लो। दूसरी बात कह रहा, ऑल द मेटल्स, ऑल द मेटल्स have the tendency to satisfy their both valencies। तो वैलेंसी। तीसरी बात देखो, secondary valency is not ionizable, is not
आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल का मतलब क्या हुआ बेटा कि उस पे सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, वो तो नंबर ही होगा, चार्ज थोड़े ना उसके ऊपर आ सकता है, वही लिखा हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयनाइजेबल, ठीक है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी होगी, क्यों? प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, चार्ज या तो प्लस में होगा माइनस में होगा, ठीक है। देखो बट प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी है? आयनाइजेबल नहीं है, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एक पॉइंट और लास्ट लिख लो इसमें, लिख लो stereoisomerism is observed in coordination conformity, in coordination conformity, because so secondary valency is directional, ठीक है। क्योंकि भैया मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री लगती है, मतलब उसकी क्या कहते हैं, सिस होगा ट्रांस होगा, इसका मतलब यही तो हुआ। तुम लोगों को याद है मैं सिस प्लेटिन ट्रांस प्लेटिन बताया था, तो उसमें क्या कर रहे थे, NH3 NH3 को एक साइड लगा रहे थे, एक बार NH3 NH3 को एक दूसरे का अपोजिट साइड लगा रहे थे। तो क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तुम्हारी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। अरे यार समझे नहीं, जैसे मान लो मेटल है, अब इससे अमोनिया को कितना एंगल बना रहा है, ये वाले अमोनिया कितना एंगल बना, डायरेक्शन है ना इनके पास। और मान लो मेटल है, एक अमोनिया इधर लगा दिया, एक अमोनिया इसके अपोजिट लगा दिया, तो ये क्या, इनके बीच में डायरेक्शन कितनी होगी, 180, मतलब डायरेक्शन बदल गई। तो वही है कि भैया लिगेंड जो होते हैं उनके पास डायरेक्शन होती है, किधर से बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से इतना, फिर बताओ मुझे। बेटा हो जाए तो कंफर्म कर देना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो लोगों ने टाइम टेबल बना लिया अपनी पढ़ाई का, कैसे क्या करोगे अब से, कल से तो हमारी क्लास होंगी नहीं। यस Yes, सर। sir. क्या टाइम टेबल बनाया? स्कूल जाना रहेगा अभी? यस सर। कब तक? सर 14 तक। 15, अच्छा 19 से एग्जाम है, और सर तारीख है कितनी? आज 10 है, मतलब कि 11 12 13 14, मतलब कि वेडनेसडे तक जाना तुम लोग को स्कूल है। तो अपना क्या क्या शेड्यूल बनाया, किस तरीके से तैयारी करोगे, कुछ चार्ट माइंड प्रिपेयर करा, कैसे क्या करना है? तो देखो आकाश, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो सीरियस होकर पढ़ना, ठीक है। देखो टीचर बोल रहे हैं डेली आओ स्कूल, मेरा कहने का मतलब है जैसे अगर कहीं पे तुम्हें कोई डाउट है या फिर लगता है कि हाँ भाई ये चैप्टर छूटा हुआ है करना चाहिए या यहाँ पूरा हो गया है, अगर तुम्हें लगता है कि वहां जाना तुम्हारा फायदेमंद है तो तुम बिल्कुल जाओ। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार वहां जाएंगे टाइम बर्बाद होगा, तो तुम फिर मत जाओ, तुम 2-3 दिन की एप्लीकेशन लगा के लीव ले लो, मेरी बात मानो, है ना। क्योंकि अगर तुमने यार यहाँ से इतना बड़ा ड्रॉप लिया है कि भाई 15-20 दिन की छुट्टी हो रही है तुम्हारी, ऑब्वियस सी बात है, तो तुम एक अच्छी तरीके से तैयारी कर लो फिर, समझे। चलो बढ़िया तनिष्का, अगर ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। एक चार्ट बनाओ पूरा, अगर देखो तुम्हें अगर पूरे दिन स्कूल नहीं आना, तो मतलब 24 घंटे पूरे तुम्हारे पास है। अगर आपको स्कूल नहीं जाना है दैट मीन आपके पूरे 24 आवर्स। अब तो तुम ये समझ लो अपनी में तुम्हें 12-12 में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी अगर कर लो तब भी हम तुम्हें एक ओवरऑल रफ आइडिया देते हैं। भाई देखो अगर तुम्हें 12-12 में डिवाइड भी कर लो, हम कह रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे हम तुमसे बिल्कुल राय नहीं देंगे कि तुम खेलो कि तुम वो करो, ये सब कुछ नहीं। 12 में से सीधे सीधे तुम अपने 8 घंटे निकाल दो सोने के, कितने बचे बेटा? 4 घंटे, ठीक है। अब तुम्हारी हिमाचल ये जो क्लास होंगी डेली वाली, ये भी नहीं होंगी, ठीक है। इधर से 6 घंटे, इधर से 6 घंटे। हाँ तो हम ये जरूर करेंगे कि एक 6 घंटा जो है, एक जो 6 घंटा है इसे तुम थोड़ा सा डिवाइड कर लो, किसमें? 4 घंटे में और 2 घंटे में। ये 2 घंटे का तुम रिलैक्सेशन, मतलब इसमें कुछ भी करो, थोड़ा सा इतना बर्डन भी नहीं लेना है तो एकदम से। इसमें तुम चाहे रिलैक्स करो और चाहे तुम फोन चला लो, जिससे भी तुम्हारे माइंड को फ्रेश न लगे, खेल कोई फिजिकल गेम खेल लो, बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट मत ही खेलना, हाथ पैरों में दर्द होगा अलग, ठीक है।
बाकी पूरे टाइम को यूटिलाइज करो कि देखो भाई 8 घंटे पूरा स्लीपिंग अगर हम कर दें, 8 घंटा पूरा स्लीपिंग का है, तब भी बेटा 4 घंटे इधर इन्हें यूज करो। आप कहोगे कि सर खाएंगे नहाएंगे, हाँ हाँ, तो उसे मतलब ठीक कर लो कहीं पे यार। जैसे मान लो 1 घंटा इसमें और निकाल दो, नहाने आने में 3 बज गया, तो 6 इधर 3 इधर 9 घंटे ही हो गए कम से कम। हम तुम्हें सही बता रहे हैं। अगर एक बढ़िया रिजल्ट चाहते हो और तुमने जिस हिसाब से एक बैक लिया कि भाई हम ये वाली अपनी कोचिंग जो है इसे भी बंद कर रहा है, तो अगर एक बढ़िया रिजल्ट चाह रहे हो तो कम से कम 10 घंटे पढ़ो डेली। और आराम से पढ़ सकते हो बेटा, जब तुम्हें स्कूल जाना नहीं है, ये वाली कोचिंग तुम्हारी बंद हो गई है, अगर कोई होम ट्यूशन वगैरह पढ़ रहा हो तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सब कुछ तो यहाँ पे करा ही दिया है, ठीक है। अगर पढ़ भी रहा हो तो पढ़ते रहो, 1 घंटे 1.5 घंटे, क्या फर्क पड़ता है। अदरवाइज तुम अगर 10 आवर्स निकाल लेते हो, अगर तुम पूरे के पूरे 10 घंटे निकाल लेते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 आवर्स निकालते हैं, दैट मीन आप एक अच्छी पढ़ाई पे हो, मैं ये बोलूंगा, अगर 10 घंटे निकालते हो। और अगर तुम इतना सब बंद करने के बाद भी तुम मान लो 4 ही घंटे पढ़ रहे हो, 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, 6 पढ़ रहे हो, तो बेटा फिर बेकार है, फिर तो तुम इससे अच्छा अपने चलने ही देते, क्यों ही बंद करा। ठीक है। कम से कम स्टॉप वॉच लगा के बेटा 10 घंटे आप पढ़ाई करें, जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते। अपने एग्जाम में कहते फोड़ दो, दिखा दो कि हाँ भाई हिम्मत है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो फ्लक्सोनियल लिगेंड। यार देखो, फ्लक्सोनियल लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा। फ्लक्सोनियल लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास मतलब हेप्टिसिटी जिनकी चेंज हो सकती है। मतलब वो ईटा 3 भी शो कर सकते हैं, ईटा 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम समझाते हैं। जैसे देखो, देख लो यार, जैसे मेटल है, अब साइक्लोपेंटा मान लो साइक्लोप्रोपेन है या साइक्लोप्रोपीन, तो ये ऐसे भी कर सकता है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करे, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। या फिर क्या कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है कि भैया ये क्या करे, तीनों इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, हमें तो दिख रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में हो गए और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन वाला। तो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन दे दे इसे, तो क्या करेगा, ईटा 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इसे बोलेंगे यहाँ पे डेंसिटी कितनी, ईटा 1, यहाँ पे डेंसिटी कितनी, ईटा 3। आई बात समझ में। इसे बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब कोई भी तुम्हारा जो लिगेंड है, क्या वो अपनी डेंटिसिटी को बदल सकता है, मतलब वो ऐसा कर सकता है कि अपने डोनर एटम चेंज करता रहे, जब जरूरत हो तो ईटा 1 कर दे, जब जरूरत हो तो ईटा 3 कर दे। तो है आंसर है हाँ भैया है। जैसे कि तुम्हारा साइक्लोपेंटा डायनाइल है ना, वो भी करता है। देखो, बेंजीन भी करता है। अगर ये सिर्फ निगेटिव वाला ऐसा होता है, अगर ये सिर्फ निगेटिव वाला डोनेट कर दे, तो ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है 1 का, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर ये क्या करे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर दे तो कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। अगर क्या करे, इन दोनों को भी कर दे, कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का भी कंट्रीब्यूशन। इसीलिए तुम्हारा जो साइक्लोपेंटा डायनाइल एनायन है, ये ईटा 1 भी शो करता है, ये ईटा 3 भी शो करता है, ये ईटा 5 भी शो करता है। आई बात समझ। इसे बोलते हैं फ्लक्सोनियल लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अलग अलग डोनर एटम को डोनेट करते रहते हैं, कभी 3 करेंगे, कभी 4। यस सर। क्या हो गया आकाश ऐसा क्या कह दिया हमने भैया, हिमांशु बाबा की क्यों जय। देखो, दोज लिगेंड, दोज those ligand which can show more than one hapticity are known as फ्लक्सोनियल लिगेंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल पे तौर पे, जैसे कि तुम्हारा साइक्लोप्रोपीन हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, मेटल, मेटल से लिगेंड कितनी हेप्टिसिटी शो कर रहा है बेटा, ए। और कौन सा कंपाउंड है ये, ना बस C3H3। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, मेटल, और मेटल से हेप्टिसिटी कितनी शो हो रही है, 3, फिर क्या लिखेंगे, C3। ठीक है, अब मुझे बता दो जल्दी से,
इसमें क्या लिखे, मेटल, और ब्रैकेट बताओ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितने का दिख रहा है बेटा यहाँ पे? सर 1. 1. क्या बोलेंगे, C5H5। यहाँ पे क्या हुआ, टोटल बॉन्ड कितने थे भैया? 2 बॉन्ड थे, ये दोनों भी चले गए और एक ये चला गया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, ईटा 3 5H5। और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये तो पांचों करके दे रहा है, क्या बोलेंगे, ईटा 5 एंड मेटल के ईटा साथ 5 यहाँ पे लिखो मेटल, और मेटल क्या लिखेंगे, ईटा 5। तो 5. ठीक है, क्या तुम्हें फ्लक्सोनियल लिगेंड समझ में आया बेटा? Yes यस sir. सर फ्लक्सोनियल लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंसिटी को कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं या कर सकते हैं, कि मतलब जब जितनी जरूरत है उतना बॉन्ड वो अपने डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं फ्लक्सोनियल लिगेंड। यहां तक नोट करो और मुझे बताओ कब मिलोगे फिर। हमें लगा था कल का, तो मुझे पता चल गया था कि बच्चों को पता नहीं चल पाएगा, मुझे लगा आज बताया जाएगा, शायद आज भी बच्चे, आज भी शायद तुम लोगों को नहीं बोला गया, तो तुम लोग फिर कैसे आए, तुम्हें जब नहीं पता था? क्यों, आप लोगों को कैसे पता चला कि क्लास होगी कि नहीं जब बताया ही नहीं गया? यूट्यूब से देखकर? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब स्पेसिफिक कोई मैसेज नहीं आया आपको? हाँ, हैरत की बात है यार, 55-60 बच्चे हैं, इसमें सिर्फ 3 ही बच्चे यूट्यूब से देख के आए। चलो खैर, जो भी है जैसा भी है। ठीक है बस, बस यार यही है कि तुम लोग पहले तो अपने एग्जाम अच्छे से दो, आफ्टर द एग्जाम देखते हैं कैसा क्या रहता है। ठीक है, जो जो आपके चैप्टर बचते हैं या जो भी रहेगा XYZ, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आफ्टर द एग्जाम क्या करना है कैसे करना है जो भी होगा करते हैं उसमें। बस ये है कि अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से देना, फ्रेश माइंड के साथ। और अगर तुमने अब लीव ली है कोचिंग की, स्कूल की भी ले ही लोगे, जहां तक मुझे पता है 1 ही 2 दिन जाओगे, अगर जाओगे भी तो यार फिर पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। अपना एक पूरा टाइम टेबल बढ़िया सा बना के, टाइम टेबल बनाने के बाद क्या कहते हैं उसे बहुत अच्छे से फॉलो करना। और ध्यान रखना, एक बार में ये नहीं कि पूरे महीने का टाइम टेबल बना दो, टाइम टेबल बनाना एक दिन का, कि आज भाई ये करेंगे, आज इतनी देर मैथ लगाएंगे, इतनी देर। वीकली भी बना सकते हैं, रफ आइडिया रखो कि इतने चैप्टर मैथ के करेंगे इतने, या जो भी पेपर तुम्हारा 19 को, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, इस टाइप से जो है अपना टारगेट बनाओ। और हाँ, हम बता तो रहे हैं, अगर तुम लोगों ने यार 10 घंटे से अभी भी पढ़ाई कम करी एक दिन में, तो फिर तो इसका मतलब है कि तुम जस्ट एक मतलब एक ब्रेक चाहते थे कि छुट्टी मिल जाए, बाकी देखी जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक तुम लोग ऐसा मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, और कम से कम 10 से 11 घंटे पढ़ाई करो डेली जम के, ताकि अच्छा पेपर, मतलब एक अच्छा रिजल्ट निकाल के दो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी प्राउड होगा और हमें तो होगा ही यार। इंग्लिश का एग्जाम है 19 को, तो ऐसा कर सकते हो कि अभी से 1.5 घंटा अपना निकाल लो कि इंग्लिश 1.5 घंटा डेली पढ़नी है, और जब पेपर के 2 दिन बचे तो पूरे पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ना। 2 घंटे निकाल लो, हम कह रहे हैं अगर तुम अभी 2 घंटे भी डेली इंग्लिश निकाल दो और 8 घंटे तुम अदर सब्जेक्ट दो, तब भी बहुत सही है कि भाई 8 घंटे में अपना कोई जो बाकी के सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, जो भी है, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हो गया, उन्हें अपना टाइम देते रहो 8 घंटे में, 2 घंटे केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ते रहो। तारीख कितनी, 10 है, तो 11 12 13 14 15 16 तक ऐसा कर लो। फिर 17 और 18 2 दिन क्या करो, सिर्फ और सिर्फ पूरे पूरे दिन इंग्लिश पढ़ते रहो, तो तुम्हें क्या होगा, इंग्लिश पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हो जाएगी, और तुम्हारे साइड सब्जेक्ट में होंगे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आज की क्लास यहीं पे बेटा रोकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का आप लोग अच्छे से कर लेना कंप्लीट, देन मिलते हैं तुम्हारे एग्जाम्स के बाद में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टच में रहियो, कोई दिक्कत हो कुछ हो तो मैसेज करना बिंदास, ठीक है बेटा। Yes ओके, sir. थैंक यू सो मच। चलो भाई, टाटा बाय बाय। थैंक यू उज्जवल, उज्जवल बेटा बाय बाय। आकाश, उज्जवल, तनिष्का बाय बाय।